हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है डे 1 हमारे क्रैश कोर्स का ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के, और आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सो दिस इज बेसिकली यूनिट 1। सो अभी जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे आई विल टेल यू इन अ बिट। सो ये क्लास अगस्त 1 को रिलीज हो रही है। सो जिनको भी ये बाद में एक्सेस करना है वो प्लीज सितंबर 20 से स्टार्ट करें। इफ यू वांट ई सर्टिफिकेट फॉर दिस क्रैश कोर्स then please start this from 20th September. If you have missed the August batch, then next batch will start from 20th September. एंड अगर आप और किसी मंथ में देख रहे हो तो ये उसी मंथ की 20th को रिलीज होगा। It will like the third batch will start on 20th October, and fourth batch will start on 20th November. So just like that it will go on. So let's just start with the unit. तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एक तो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होता क्या है। हम डिटेल में समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, हमें इसमें क्या पढ़ना है, स्कोप क्या है एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम इसके गोल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्सेस एंड फंडामेंटल कंसेप्ट्स, जिसमें हमें पढ़ना है नेचर ऑफ पीपल एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन, पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अब हमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है तो इसलिए हम पहले समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है, या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि एक डिफाइंड सिस्टम ऑफ रूल्स के अंडर काम करते हैं। who work under a defined system of rules, या फिर हम बोल सकते हैं असाइनमेंट्स या प्रोसीजर्स या रिलेशनशिप्स, जो कि डिजाइन की जाती है अचीव करने के लिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई इंजीनियरिंग कंपनी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डिलॉयट ले लेते हैं। तो हम मानते हैं कि वहाँ पे एक सिस्टम, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोडर्स की है, जो वहाँ पे बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की है जिनको कोडिंग करनी है वहाँ पे। तो उनके लिए एक डिफाइंड सिस्टम ऑफ रूल्स है, उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे आना है, उनको इतने दिन में एक प्रोजेक्ट खत्म करना है एंड थिंग्स लाइक दैट। सो उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, एंड देयर आर मेनी अदर रूल्स। उनके पास अलग अलग असाइनमेंट्स होते हैं। रूल्स में हम बोल सकते हैं कि उनकी शिफ्ट क्या है, या फिर उनका ड्रेस कोड क्या है, या एनीथिंग लाइक दैट। असाइनमेंट्स में उनको जो भी प्रोजेक्ट उनके हाथ में आते हैं, असाइनमेंट्स कैन बी दैट। प्रोसीजर कि वो किस प्रोसीजर को फॉलो करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, कि पहले सीईओ तक बात कब जाएगी, पहले कौन प्रेजेंटेशन चेक करेगा एंड ऑल दोज थिंग्स। देन रिलेशनशिप डिजाइन, और ये सब। एंड देन रिलेशनशिप की एम्प्लॉयज की आपस में रिलेशनशिप कैसी है, या फिर एम्प्लॉय सीईओ रिलेशनशिप कैसी है, ऑल दोज थिंग्स। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि एक डिफाइंड सिस्टम ऑफ रूल्स, असाइनमेंट्स, प्रोसीजर और रिलेशनशिप के अंडर काम करते हैं, जिसको कि बेसिकली डिजाइन किया जाता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए। तो बेसिकली अब वो कोडिंग करके कुछ काम कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? तो कोई गोल अचीव हो रहा है, सो लाइक दैट। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली रेफर किया जाता है एक सोशल यूनिट को, जिसमें जो लोग होते हैं उन्होंने अचीव किया होता है समवॉट स्टेबल रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वही हुआ कि जब एक सोशल यूनिट के अंदर जो लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया है, लाइक उन्होंने स्टेबल रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लिए हैं अपने ही बीच में, अपने बॉस के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में। और ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने फेस टू फेस किया है, बिकॉज़ ऐसे बहुत से, लाइक sometimes you have clients for whatever job you are doing, they are far away from you, online texting या फिर वीडियो कॉलिंग इन सबके थ्रू sometimes you can achieve stable relations। तो यही सब आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, और ये सब करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। सो दिस ऑल कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई होप ये क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर
क्या होता है। नाउ वी विल मूव ऑन। ओके, सो अब हम डेफिनेशन समझते हैं। सो डेफिनेशन एक्चुअली जो मेन डेफिनेशन है वो मैं थोड़ा लेट पढ़ाऊंगी। अभी मैं बस समझा रही हूँ कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। सो बेसिकली यूजुअली ये जो मैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बोल रही हूँ इसको यूजुअली रेफर किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की तरह। IO साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो बेसिकली ये एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज या प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई करती है। और हम समझ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, राइट? हमने अभी पिछली स्लाइड में हमने समझा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो बेसिकली कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज और प्रिंसिपल अप्लाई करना एक ग्रुप ऑफ पीपल पे या जिसको हम बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे, दैट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसको हम यूजुअली IO साइकोलॉजी बोलते हैं। जो कॉम्बिनेशन होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का, वो फोकस करता है ये समझने में जैसे वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी मैक्स तक कैसे लेके जाई जा सकती है, या फिर अगर कोई एम्प्लॉय अपना 100% नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा, एंड इश्यूज रिलेटेड टू द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज। और बेसिकली जो भी एम्प्लॉयज की पूरा ध्यान रखना, एम्प्लॉयज के वेलफेयर का ध्यान रखना कि वो फिजिकली ठीक है, वो मेंटली ठीक है। लाइक ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, लाइक फिजिकल हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें यूजुअली सिर्फ फिजिकल हेल्थ कवर की जाती है। ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, बट अब मेंटल हेल्थ भी बहुत सारी कंपनीज इंक्लूड करने लगी हैं। तो बेसिकली एम्प्लॉय का वेलफेयर और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, ये फोकस करती है ये जो ब्रांच होती है साइकोलॉजी की। जो स्पेशलिटी होती है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, उसको हम कैसे करेक्टराइज करते हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, साइंटिफिक उसकी साइंटिफिक स्टडी। ऑर्गेनाइजेशंस में या वर्क प्लेस में ह्यूमंस की मेंटालिटी क्या होती है, बेसिकली जो एम्प्लॉयज हैं उनकी क्या मेंटालिटी होती है, बेसिकली उनका बिहेवियर साइंटिफिक वे में पढ़ना, दैट comprises industrial organizational psychology। जो स्पेशलिटी फोकस करती है प्रिंसिपल्स डिराइव करने में इंडिविजुअल के, ग्रुप के और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, और इस नॉलेज को फिर वो अप्लाई करते हैं कि वर्क में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन निकाल सकें। बेसिकली अगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि डेडलाइन डेडलाइन तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज क्यों काम नहीं कर रहे अच्छे से, या फिर उन पे वर्कलोड ज़्यादा है, या फिर डेडलाइन ही बहुत ज़्यादा अनअचीवेबल है। तो ये सारी चीज़ें भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में ही आती है। जो स्पेशलिटी होती है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, उसमें और भी इश्यूज एड्रेस किए जाते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, कि किसको किस बेस पे रिक्रूट करना है। अब वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट है। जैसे कि व्हेन यू विल गो फॉर अ जॉब एज एन एकेडमिक काउंसलर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग होगी, रिक्रूटमेंट के क्राइटेरियाज अलग होंगे। वैसे ही अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए जाना है, देन अलग प्रोसेस होगा। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर क्या है, किस बेसिस पे वो बेस्ट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या उनको ऐसे क्राइटेरिया रखने चाहिए। और प्लेसमेंट की, जैसे जो कि कॉलेजेस प्लेसमेंट देती हैं, तो प्लेसमेंट वगैरह कैसे करनी चाहिए, प्लेसमेंट के क्या प्रोसीजर होना चाहिए, दैट ऑल कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। देन जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, या फिर इवन फॉर सीनियर्स उनको कैसी उनकी ग्रोथ होगी। तो ये दिस ऑल्सो कम्स अंडर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बेसिकली हर एम्प्लॉय का पूरा एक रिकॉर्ड रखना कि वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कब क्या काम कर रहा है, उसको कितने इंसेंटिव्स मिले एंड एवरीथिंग। तो परफॉर्मेंस मेजर करना बेसिकली। और वर्क प्लेस में कितना मोटिवेशन है, लाइक एक एम्प्लॉय वर्क प्लेस को लेके, अपने काम को लेके, अपनी जॉब को लेके कितना मोटिवेटेड है। और रिवॉर्ड सिस्टम, ये जो मोटिवेशन है ये रिवॉर्ड सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। लाइक
एक इंटरनल मोटिवेशन हो गया कि आपको जॉब पसंद होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए जॉब के लिए। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया जो कि इंसेंटिव्स वगैरह में होता है, रिवॉर्ड सिस्टम में होता है कि वीक में कितने डेज ऑफ हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अचीव करने पे क्या इंसेंटिव मिलेगा, एंड ऑल दोज दैट आल्सो कम अंडर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। देन वर्क लाइफ क्वालिटी क्या है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस सही है, देन वर्क और ह्यूमन फैक्टर्स का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ऑल दिस कम्स अंडर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जो मेन रोल होता है इंडस्ट्रियल साइड का, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, तो बेसिकली यहाँ पे दो टर्म्स है, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल। तो इंडस्ट्रियल साइड किस पे फोकस करती है? इंडस्ट्रियल साइड का रोल क्या होता है कि हम कैसे बेस्ट मैच करें इंडिविजुअल्स को उनके स्पेसिफिक जॉब रोल्स के लिए, कि मतलब एक पर्टिकुलर जॉब रोल है तो उसके लिए बेस्ट इंडिविजुअल कौन सा है, बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा है, तो वो इंडस्ट्रियल साइड में आता है। तो ये जो सेगमेंट होता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का, इसको हम पर्सोनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। सो रिमेंबर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सिर्फ इंडस्ट्रियल साइड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल साइकोलॉजी। और जो लोग वर्क करते हैं इस एरिया में, वो एम्प्लॉय करेक्टरिस्टिक्स को असेस करते हैं, फिर मैच करते हैं ये इन इंडिविजुअल्स को उन जॉब से जो उन जिसमें ये चांसेस है कि वो अच्छा काम करेंगे। ठीक है, लाइक किसी का इंटरव्यू लिया, अब इंटरव्यू के बाद भी इट्स लाइक कि बहुत सारी पोस्ट ओपन है कि किसी को हम इस सेगमेंट में डाल सकते हैं। लाइक जैसे हम थेरेपी का एग्जांपल लें, तो एक है कपल्स थेरेपी, एक है LGBTQ+ थेरेपी। तो हमने देखा, हमने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, उनसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे, उस बेसिस पे असेस किया कि कौन कैसी थेरेपी देने में ज़्यादा लाइक स्पेसिफिक है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, और उस हिसाब से उनको क्लाइंट्स असाइन किए। सो दैट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल साइड ऑफ IO साइकोलॉजी। और दूसरे फोकसेस जो होते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल साइड के ही होते हैं, उसमें होता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, उनके परफॉर्मेंस जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, और जॉब परफॉर्मेंस को मेजर करना। दिस ऑल्सो कम्स अंडर इंडस्ट्रियल साइड ऑफ इन IO साइकोलॉजी। फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल साइड होती है IO साइकोलॉजी की, दिस इज मोर फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग कि ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे समझती है, लाइक अफेक्ट करती हैं बेसिकली। ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करती हैं, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, कि मतलब कौन किसके अंडर काम कर रहा है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, देन सोशल नॉर्म्स आल्सो कम्स अंडर दिस, देन मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, बेसिकली पूरा मैनेजमेंट कैसा है, और रोल एक्सपेक्टेशंस क्या है लोगों के ऑर्गेनाइजेशन से, ऑल दोज थिंग्स। ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसे बिहेव करेंगे, वो कैसे अपनी कंपनी के लेके उनके अपने कैसे थॉट्स होंगे। और ऐसे फैक्टर्स समझ के जो IO साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी ये होप होती है कि वो इम्प्रूव कर पाएंगे एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, उनकी हेल्थ को, और सेम टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ करवा पाएंगे। तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर पे ध्यान रख के ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करवाना कम्स अंडर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ओके, देन लेट्स सी। तो यहाँ पे मेन डेफिनेशन है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में बी डिफाइंड एज simply the application or extension of psychological facts and principles to the problems concerning human beings operating within the context of business and industry। ये ब्लम और नेयर ने दी थी 1968 में। ओके, बेसिकली सिंपली एप्लीकेशन या एक्सटेंशन करना साइकोलॉजिकल फैक्ट्स का या फिर प्रिंसिपल्स का उन प्रॉब्लम्स को जो कि ह्यूमन बींग्स को कंसर्न कर रही हैं, जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी।
Organizational psychology may be defined as the study of the structure of an organization and of the ways in which the people in it interact, usually undertaken in order to improve the organization. Okay, basically organization के structure की study and उसमें जो लोग हैं वो कैसे interact करते हैं आपस में, बेसिकली इसका गोल यही है कि ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना ऑल टुगेदर। सो ये कॉलिंस डिक्शनरी की डेफिनेशन है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। इसका स्कोप क्या है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूजुअली टेस्टिंग, सिलेक्शन, जॉब इवैल्यूएशन इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में। जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जस्ट अ मिनट, या जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यूजुअली इंडिविजुअल्स को एग्जिस्टिंग जॉब से मैच करवाने का काम लेते हैं। परफेक्ट मैच, परफेक्ट जॉब रोल फॉर एन इंडिविजुअल, ये उनका मेन फोकस होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जॉब में चेंजेस लाने में बिलीव रखते हैं। उनका गोल होता है इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशंस दोनों। ठीक है, एम्प्लॉय का वेलबींग और कैसे उनके वेलबींग ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करेगा, डैट। ओके, सो दिस इज द स्कोप। देन एक बार स्कोप यहाँ भी पढ़ लेते हैं। तो स्कोप में क्या क्या है? वर्क बिहेवियर को मैक्स लेवल पे पहुंचाना, फिर मैनेजमेंट को बेटर करना, एनवायरमेंटल डिजाइन कैसा है उस पे फोकस करना, या फिर अगर कोई बिजनेस है तो प्रोडक्ट डिजाइन कैसा है उनका, उस पे फोकस रखना, ह्यूमन रिलेशंस बनाना, मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल्स और एप्टीट्यूड एंड मोटिव्स, दीज all come under scope of industrial organizational psychology. Okay, then let's see goals. तो पहला गोल क्या है? पहला गोल है टीम और टीम वर्क। तो पहले तो अप्रोप्रिएट टीम बनाना लोगों की, जिन ये ध्यान में रख के कि इन लोगों के जो आइडियोलॉजीज हैं वो सिमिलर काइंड की हैं, जिससे कि टीम मेंबर्स के बीच में एक सेटिस्फेक्शन लेवल रहे और जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प हो। तो बेसिकली ऐसी टीम चूज करना जिनकी आइडियोलॉजी सेम है, जिनमें एटलीस्ट एक दो इंसान के पास लीडरशिप स्किल्स हैं जो कि टीम को गाइड कर सके। सो दैट कम्स अंडर टीम एंड टीम वर्क। ये पहला गोल है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का। दूसरा है लीडरशिप। बेसिकली उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना जिनमें लीडरशिप ट्रेड्स हैं, जिससे कि वो बेस्ट लीडर्स प्रोवाइड कर सके ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज एक लीडर ही सबको रन करता है, एक लीडर ही सबकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। देन डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करना एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आने से पहले। ठीक है, लाइक सारे ऑप्शंस देखे, हर ऑप्शन का कॉन्सिक्वेंस दिमाग में रखा और उसके बाद एक डिसीजन लिया। देन कोऑर्डिनेशन अमंग मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो बेसिकली कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करना एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे विंग्स के अंडर और एक कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ओके, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट विंग्स होते हैं। एक टेक का हो गया, एक जो लोग बिलिंग वगैरह कर रहे हैं, एक जो बाकी चीजें हैंडल कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करती है। अगर एक भी विंग अपना काम अच्छे से नहीं कर रही तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि ऑर्गेनाइजेशन उतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएगी। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। तो बेसिकली प्रोवाइड करना इनपुट्स वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है। ठीक है, लाइक टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना हो, एम्प्लॉयज के बीच में फ्रेंडशिप हो, एम्प्लॉयज कंपनी के बारे में अच्छा व्यू होल्ड करें, एंड ऑल दोज थिंग्स कम अंडर वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। देन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एटीट्यूड। बेसिकली इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन मेंटेन रखें
और अपना जो एटीट्यूड है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो फेवरेबल होना चाहिए। देन प्रोफेशनल एथिक्स, तो बेसिकली ये स्ट्राइव करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोफेशनल एथिक्स ढंग से फॉलो करें। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल की गाइडलाइंस है उनको दिमाग में रख के काम करें। प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल के पैरामीटर पे होती हैं। वर्क मोटिवेशन, तो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहें अपने काम की तरफ। और ऐसा वो कैसे करता है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करके। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है वो डेवलप करता है रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस और हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन में जिन पे अप्रोप्रिएट ट्रेड्स हो। देन एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे गोल्स। तो पहला वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, देन सेफ वर्क एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना, नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, देन कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करना, स्टडी करना वर्क प्लेस रिलेशन एटीट्यूड और बिहेवियर, जॉब सेटिस्फेक्शन प्रमोट करना, मेंटल वेलनेस प्रमोट करना एम्प्लॉयज़ के बीच में, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस में चेंजेस रिकमेंड करना जैसे कि हायरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय फीडबैक, और इन्फ्लुएंस करना ओवरऑल बिहेवियर ऑफ वर्क प्लेस। ओके, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ वर्क प्लेस। अब आ जाते हैं हम फोर्सेस एंड फंडामेंटल कंसेप्ट्स, नेचर ऑफ पीपल एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम नेचर ऑफ पीपल पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। तो मैं बता चुकी हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन हमने स्टार्ट में ही पढ़ ली थी। तो बेसिकली दो कंसेप्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। पहला होता है कि इंसान एम्प्लॉयज जो है उनका नेचर कैसा है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। और जैसे कि यू कैन सी इन दिस डायग्राम, तो क्या है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर नेचर ऑफ पीपल आ रहा है, उसके बाद एक रिजल्ट बन रहा है जिससे बेसिकली होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम देख सकते हैं। तो बेसिकली ये सब आपस में ओवरलैप करते हैं, लाइक दोनों ही ओवरलैप करते हैं, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ पीपल। तो बेसिकली ये शो कर रहा है ओवरलैपिंग रिलेशनशिप बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को दिमाग में रख के, जिसमें क्या क्या आता है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ पीपल जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और जो एंड रिजल्ट हो रहा है। जब सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, ऑर्गेनाइजेशन और लोगों दोनों को साथ में लेके, ये हमें एक होलिस्टिक कंसेप्ट देता है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंटरप्रेट करता है लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी जो रिलेशनशिप है अपने साथ, पूरे ग्रुप के साथ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पूरे सोशल सिस्टम के साथ। और ये मल्टीपल फैक्टर्स समझने के लिए जो कि बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों का वर्क प्लेस पे, इश्यूज को एनालाइज करना चाहिए टोटल सिचुएशन की टर्म्स में, कि पूरी सिचुएशन उनको कैसे अफेक्ट कर रही है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट कि ये वाला एम्प्लॉय इस एम्प्लॉय को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ज़रूरी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक चीज़ एक इंसान की प्रोडक्टिविटी इतनी कम कर दे। देयर मे बी सेवरल फैक्टर्स बिहाइंड दैट। सो वो सब कुछ एड्रेस करना एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। देन हम आते हैं नेचर ऑफ पीपल पे। तो बेसिकली नेचर ऑफ पीपल में 6 बेसिक कंसेप्ट हमें समझने हैं। पहला है इंडिविजुअल डिफरेंस, फिर है परसेप्शन, फिर है होल पर्सन, देन मोटिवेटेड बिहेवियर, देन डिजायर फॉर इन्वॉल्वमेंट, एंड देन वैल्यू ऑफ द पर्सन। सो लेट्स कंसीडर ईच वन ऑफ दिस। पहला देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, जो बेसिकली हर इंसान इस दुनिया में एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। कोई भी दो अलग अलग लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही।
तो जो आइडिया है इंडिविजुअल डिफरेंस का, ये साइंस सपोर्ट करती है। एक पर्सन हजारों तरीके से डिफरेंट होता है, हर पर्सन का डीएनए प्रोफाइल भी डिफरेंट होता है। ओरिजिनली जो आइडिया आया था इंडिविजुअल डिफरेंस का, वो साइकोलॉजी से ही आया था। बेसिकली फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ ईच पर्सन इज यूनिक। लाइक हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ यूनिक होती है, हर तो नहीं, लाइक बेसिकली आप किस यूजुअली जितने भी लोगों से मिलते हो, यू हार्डली कम अक्रॉस पीपल हु born on the same day as you were। तो लाइक डेट ऑफ बर्थ ही आपका बहुत कुछ बदल देती है। और जो मैनेजमेंट है वो मोटिवेट कर सकता है एम्प्लॉयज को डिफरेंट तरीके से, राइट। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो हो सकता है हर इंडिविजुअल के लिए मोटिवेशन की डेफिनेशन अलग है। जो मैनेजमेंट है उसको कंसीडर करना चाहिए केयरफुली कि इंडिविजुअल डिफरेंस की जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है, और इसलिए उनको मोटिवेट करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस की, कि हर इंसान डिफरेंट होता है दूसरे इंसान से, जैसे कि हर इंसान का डीएनए प्रोफाइल डिफरेंट होता है। अब ये है कि इम्पैक्ट क्या होता है नेचर का और इन्फ्लुएंस क्या होता है नर्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर और नर्चर की अगेन एक डिबेट हो गई कि उनको वो कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुए हैं, वो अगेन एक फैक्टर है। देन उनके नेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो एक अलग इशू है, एक अलग कंसेप्ट है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है। बेस्ट तरीका यही है कि उनको डिफरेंटली ट्रीट करके। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो रिक्वायर करते हैं कि जो मैनेजर का अप्रोच है एम्प्लॉयज को लेके वो इंडिविजुअल होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल नहीं होना चाहिए। लाइक इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग कि ये जो पूरा एक ग्रुप है ये सिर्फ इसी चीज से मोटिवेट होगा, ये एक गलत कंसेप्ट है। जो भी वहाँ का मैनेजर है या फिर हम बोल सकते हैं जो भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है, उसको ये कंसर्न करना चाहिए कि उसको हर एक इंडिविजुअल के बारे में पता होना चाहिए, उसके नेचर उसके नर्चर के बारे में पता होना चाहिए। सो बेसिकली वो ये समझ पाए कि ये इंसान इस तरीके से मोटिवेट हो सकता है। तो बेसिकली डिफरेंट तरीके से हर किसी को ट्रीट करना जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी को मैक्स लेवल पे पहुंचाया जा सके, ये एक काम होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का। देन लेट्स मूव ऑन। दूसरा है परसेप्शन। जो लोग हैं वो दुनिया को देखते हैं, चीजों को देखते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से। जो दो लोग हैं वो एक ऑब्जेक्ट को दो तरीके से देख सकते हैं। लाइक ऐसा बहुत बार होता है ना कि एक ही इंसान, लाइक एक ही सिचुएशन है पर दोनों इंसान अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने वर्क वर्ड को डिफरेंटली ही देखते हैं और उनके पास अपने रीजंस होते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ही ख्याल रखें। जैसे ऐसा लाइक इफ यू आर इन कॉलेज और स्कूल, यू मस्ट हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो कि स्कूल को लेके या कॉलेज को लेके बहुत खुश हैं, वहीं पे दूसरे जिनका न्यूट्रल व्यू है, वहीं पे एक तीसरे तरीके के लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पसंद अपना कॉलेज है, अपना स्कूल। सो एवरी वन होल्ड्स अ डिफरेंट परसेप्शन और उनके अपने अपने रीजन है। वो उनकी पर्सनालिटी नीड्स अलग है, उनकी डेमोग्राफिक फैक्टर्स अलग है। लाइक सब कुछ अफेक्ट करता है कि वो किस कल्चर से आ रहे हैं, उनके फ्रेंड ग्रुप क्या है एंड एवरीथिंग। एज, जेंडर, इनकम, मैरिटल स्टेटस, ये सब कुछ बहुत इम्पैक्ट करता है, और पास्ट एक्सपीरियंस भी। मैनेजमेंट जो है उसको ये गाइड करना आना चाहिए एम्प्लॉयज को। लाइक बेसिकली उसको एक मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि परसेप्चुअल डिफरेंस लाई करता है और उस हिसाब से वो अपने एम्प्लॉय को गाइड करें, ठीक है। जैसे कि जो इंसान बहुत ही लो इमेज लेके चलता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको अलग तरीके से डील करे। उससे जो हाई लेके चल रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी, लाइक चांसेस है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा ही होगी। तो जिसका कम है, अच्छी इमेज नहीं लेके चल रहा है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की, उससे पूछा जाए कि उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस तरीके से डील किया जाए। तो एक बार हम ये टेबल देखते हैं, इसमें डेफिनेशन क्या लिखी है।
perception, which is the unique way on which a person sees, organizes and interprets things. तो बेसिकली यहाँ पे बस परसेप्शन की डेफिनेशन बताई गई है कि एक यूनिक तरीका जिससे एक इंसान देखता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है चीज़ों को। जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क जो कि उन्होंने पूरी लाइफ टाइम में बिल्ड किया है अपने दिमाग में, अपने एक्सपीरियंसेस से और अपनी वैल्यूज से। पीपल जो है वो सिलेक्टिव परसेप्शन के भी केपेबल हैं, जिसमें वो दे टेंड टू पे अटेंशन उन फीचर्स पे अपने वर्क एनवायरनमेंट के जो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ कंसिस्टेंट है। इसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज होता है, मैनेजर्स को ये आना चाहिए कि वो एक्सपेक्ट करे परसेप्चुअल डिफरेंसेस एम्प्लॉयज के बीच में, एक्सेप्ट करे लोगों को इमोशनल बीइंग्स की तरह, ना कि मशीन की तरह, और उनको इंडिविजुअल तरीके से हैंडल करे। सो दिस कम्स अंडर परसेप्शन। नाउ लेट्स सी होल पर्सन। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये विश करती हैं कि वो एम्प्लॉय कर सके लाइक सिर्फ एक इंसान की स्किल को या फिर उसके ब्रेन को, बेसिकली जो भी उसकी बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जा रही है उस चीज को वो बस एम्प्लॉय कर सके, ना कि इंसान को। वो एक्चुअली कंपनीज ये भूल जाती है कि वो एक पूरे इंसान को एम्प्लॉय कर रही है, ना कि उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को। स्किल अलग नहीं होती बैकग्राउंड से या नॉलेज से। बेसिकली जो भी वो स्किल है वो इंसान की बाद में डेवलप हुई है उसकी नॉलेज से, उसके एक्सपीरियंसेस से। सो ऑर्गेनाइजेशंस को ये दिमाग में रखना चाहिए कि इंसान एक मशीन नहीं है, एक इमोशनल बीइंग है। होम लाइफ जो है वो टोटली सेपरेट नहीं होती वर्क लाइफ से, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। बिकॉज जब हम साइकोलॉजी आप पढ़ते हो तो आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि कैसे वर्क प्लेस पे जो हुआ वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स अफेक्ट करता है जब आप घर पे जाते हो। स्पेशली ये ब्रॉनफेन ब्रेरर ने जब थ्योरी दी थी अपनी, तो उन्होंने ये बहुत क्लियरली स्टेट किया था कि ये सब अफेक्ट करता है। तो जो भी रिक्रूटर है या जो भी साइकोलॉजिस्ट को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रखा हुआ है तो उसको ये समझना चाहिए कि होम लाइफ और वर्क लाइफ अलग अलग चीजें नहीं है। सिमिलरली जो इमोशनल कंडीशंस है वो फिजिकल कंडीशन से सेपरेट नहीं है। अगर कोई इंसान एंजाइटी से सफर करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फिजिकली भी सफर कर रहा होगा। जो लोग होते हैं जो लोग होते हैं वो काम करते हैं पूरे इंसान की तरह काम करते हैं। वो मशीन नहीं बन जाते जब वो अपने वर्क प्लेस पे आते हैं। मैनेजमेंट जो है उसको ये केयर करनी चाहिए कि उसको पूरे इंसान की केयर करनी चाहिए। उसको एक इंसान को इंसान की तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उसकी एक पर्टिकुलर स्किल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए उनको कि वो इंसान कैसे हैं, बेसिकली वो अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, वो फॉर्म के अंदर कैसा बिहेव करते हैं, बाहर कैसा बिहेव करते हैं। अगर जो पूरा पर्सन है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी। सपोज कोई इंसान है, ही इज गोइंग थ्रू डाइवोर्स, ऑल्दो ही इज वेरी गुड एट हिज वर्क, बट अगेन इट्स लाइक कि डाइवोर्स है तो इमोशनल लाइक इमोशनल टोल है उसकी मेंटल हेल्थ पे, देन उससे फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रही है। तो ये सब कुछ, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन को दिमाग में रखनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज मे बी उस ब्रेन उतना प्रोडक्टिव हो ही नहीं पा रहा है। वो खुद बॉडी प्रोडक्टिव नहीं है, ब्रेन कहाँ से प्रोडक्टिव होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि हम एम्प्लॉय करते हैं पूरे पर्सन को, ना कि उनके ब्रेन या उनकी स्किल्स को। एर्गोनॉमिक्स बेसिकली साइंस होती है वर्क प्लेस कंडीशंस को फिट करने की और जॉब डिमांड्स को फिट करने की वर्किंग पॉपुलेशन की कैपेबिलिटी के हिसाब से। स्किल जो है वो बैकग्राउंड और नॉलेज से अलग नहीं होती है। पीपल टोटल ह्यूमन बीइंग की तरह फंक्शन करते हैं, ना कि अपनी एक स्किल या अपने ब्रेन की तरह।
इसका यूज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, जब मैनेजमेंट अप्लाई करती है प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, तो वो ट्राई करती है डेवलप करने का एक बेटर एम्प्लॉय, बट वो ये भी जानती है कि उसको सिर्फ एक बेटर एम्प्लॉय डेवलप नहीं करना है, उसको उस इंसान को बेटर पर्सन में बनाना है, बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनाना है। उसको ग्रोथ मिलनी चाहिए, उसको फुलफिलमेंट मिलना चाहिए, सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। जॉब्स शेप करती हैं लोगों को बेसिकली अ, उसी वे में जैसे वो परफॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट को एक जॉब का जो इफ़ेक्ट होता है एक पूरे इंसान पे, उसका ध्यान रखना चाहिए। लाइक समवन इज़ गिविंग 100% बट उसकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं की जा रही, तो धीरे-धीरे उसका कंपनी को लेके मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। सो लाइक दैट। एर्गोनॉमिक्स एक बार ध्यान से देख लो। एर्गोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ फिटिंग वर्क प्लेस कंडीशंस एंड जॉब डिमांड्स टू द कैपेबिलिटीज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। लेट मी जस्ट एनोटेट इट। एर्गोनॉमिक्स, ओके, याद रखना, ये पूछा जा चुका है। ये क्या है? साइंस ऑफ फिटिंग वर्क प्लेस कंडीशंस एंड जॉब डिमांड्स टू द कैपेबिलिटीज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। ओके, हाँ, तो ये पूछा जा चुका है कि एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, तो याद रखना कि वर्क प्लेस कंडीशंस और जॉब डिमांड्स को फिट करने की वर्किंग पॉपुलेशन की कैपेबिलिटीज के हिसाब से ये जो साइंस होती है इसको हम एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। नाउ लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट, जो कि है मोटिवेटेड बिहेवियर। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड है और जो इक्विपमेंट है वो वर्क नहीं कर रहा अगर ह्यूमन रिसोर्सेज मोटिवेटेड नहीं है और उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया गया है। लाइक अगर बेसिकली ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पीक पे है, A+ है, इक्विपमेंट्स भी सारे A+ हैं, बट जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वही मोटिवेटेड नहीं है, तो काम ढंग से नहीं होगा। नो मैटर कि आपके पास कितनी बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी हो जाए, तो जो अथॉरिटी है उसको इंस्पायर करना चाहिए या ज़्यादा मोटिव देना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज को, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। तो ये टेबल देखते हैं। फ्रॉम साइकोलॉजी वी लर्न दैट नॉर्मल बिहेवियर हैज सर्टेन कॉजेस। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल बिहेवियर कर भी रहा है तो उसके भी कुछ कॉज होते ही है, और ये रिलेट करते हैं कि इंसान की नीड क्या है या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है जो कि इन एक्ट से रिजल्ट होते हैं। ये जो नीड्स हैं ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में हमें पढ़ाई जाती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मोटिवेशन वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे। और इसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज होता है? मैनेजमेंट के दो तरीके होते हैं लोगों को मोटिवेट करने के। एक तो ये शो करके कि कैसे कुछ पर्टिकुलर एक्शन, सर्टेन एक्शन उनका फुलफिलमेंट इंक्रीज करेंगे, या फिर वो थ्रेटन कर सकते हैं कि उनकी जो फुलफिलमेंट है उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा अगर वो ऐसे ही काम करते रहे। तो दो तरीके होते हैं मोटिवेट करने के, या तो थ्रेटन करना या फिर इंक्रीज कर देना उनकी एक्सपेक्टेशंस को। देन डिजायर फॉर इन्वॉल्वमेंट। तो आजकल बहुत सारे एम्प्लॉयज वो एक्टिवली सीक करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज काम पे जिससे कि वो कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस में इन्वॉल्व हो पाए। उनको अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है अपने टैलेंट और आइडियाज को आगे रख के ऑर्गेनाइजेशन के। ये जो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि एक एम्प्लॉय अपना टैलेंट, अपने आइडियाज को शोकेस कर पाए और अपना मीनिंगफुल इनपुट दे पाए और बेसिकली इस वे में इम्प्रूव हो पाए। इसकी टेबल देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज टुडे, ओके ये हमने पढ़ लिया है। सो बेसिकली दे हंगर फॉर अ चांस टू शेयर व्हाट दे नो एंड टू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। ठीक है, लाइक उन्होंने अपना इनपुट दिया एंड सपोज वो इनपुट सिलेक्ट कर लिया गया एंड फिर अगर वो इनपुट कंपनी को उसने बेनिफिट किया तो इंसान में एक सेटिस्फेक्शन आता है, और अगर नहीं भी किया तो वो अपनी गलती से कुछ सीख लेता है। सो दैट इज वाई डिजायर फॉर इन्वॉल्वमेंट इज ऑलवेज देयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल और नेचर ऑफ पीपल। इसका यूज क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में? बेसिकली जो मैनेजमेंट है
उसको लोगों को पेयर ऑफ हैंड्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए या फिर एक टूल की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। लाइक बस बता नहीं देना चाहिए कि आपको ये करना है, उनसे पूछना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। देन लास्ट जो है नेचर ऑफ पीपल में, वो है वैल्यू ऑफ द पर्सन। तो जो लोग होते हैं उनको वो डिज़र्व करते हैं कि उनको ट्रीट किया जाए डिफरेंटली फ्रॉम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। उनको भी चाहिए कि उनको केयर मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको डिग्निटी मिले। वो रिफ्यूज कर देते हैं एक्सेप्ट करना एक ओल्ड आइडिया जो कि बेसिकली इकोनॉमिक, जहाँ पे बेसिकली वो बस एक टूल की तरह है कंपनी में। वो कुछ काम नहीं कर रहे, वो अपना कुछ इनपुट नहीं दे रहे, वो बस उनको जो बोल दिया जा रहा है वो कर रहे हैं। तो ऐसे आइडियाज जो होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो अच्छे से काम नहीं करती। उनको भी अपनी स्किल्स और एबिलिटीज के लिए रिकॉग्निशन मिलने की विश रहती है। they want to be seen as a valuable input to the ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज वर्कर्स को, जिससे कि वो खुद को डेवलप कर सके। ओके, देन इसका यूज क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? अगेन इट्स द सेम कि उनको टूल की तरह यूज नहीं करना चाहिए, उनको एक वैल्यूएबल एसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो नेचर ऑफ पीपल में हमने 6 चीजें पढ़ी। क्या क्या? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, परसेप्शन, होल पर्सन, मोटिवेटेड बिहेवियर, डिजायर फॉर इन्वॉल्वमेंट एंड वैल्यू ऑफ अ पर्सन। देन हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल, तो ये हमने पढ़ लिया, ये 6 के 6 हमने डिटेल में पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 3 की कंसेप्ट है। पहला है सोशल सिस्टम, फिर है म्यूचुअल इंटरेस्ट और लास्ट है एथिक्स। ठीक है, सोशल सिस्टम, म्यूचुअल इंटरेस्ट और एथिक्स। तो पहले सोशल सिस्टम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो सोशल सिस्टम होती हैं। मतलब बेसिकली जो लोग हैं उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उनके कुछ सोशल रोल्स होते हैं, उनका कुछ एक सोशल स्टेटस होता है, उनका जो बिहेवियर होता है वो ग्रुप से इन्फ्लुएंस होता है, और उनकी खुद की जो ड्राइव्स हैं, पर्सनल जो गोल्स हैं या जो भी पर्सनल रीजंस है, उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। अब 2 टाइप के सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है फॉर्मल या ऑफिशियल, और दूसरा जो होता है वो होता है इनफॉर्मल। तो जितने भी पार्ट होते हैं सोशल सिस्टम के वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और हर पार्ट जो होता है वो दूसरे पार्ट से इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो बेसिकली हर चीज आपस में रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो जो आइडिया होता है सोशल सिस्टम का, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इश्यूज को एनालाइज करने में। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स को समझने में और उनको मैनेज करने में। तो एक बार टेबल देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल सिस्टम्स गवर्न्ड बाय सोशल लॉज एंड साइकोलॉजिकल लॉज। People's behavior in an organization are influenced by group as well as their individual drives. Two types of social system exist side by side in organization, formal and informal. And what is the use of the social system? जो आइडिया होता है सोशल सिस्टम का, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इश्यूज एनालाइज करने में, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स समझने में और मैनेज करने में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स को समझने में, मैनेज करने में। दूसरा है म्यूचुअल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशंस को लोगों की ज़रूरत होती है और लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस की। ऑर्गेनाइजेशंस का एक ह्यूमन पर्पस होता है, उनको फॉर्म किया जाता है, मेंटेन किया जाता है ऑन द बेसिक ऑफ सम म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट अमंग देयर पार्टिसिपेंट्स। Participants managers need employees to help them reach organizational objectives. तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको एक म्यूचुअल इंटरेस्ट पे फॉर्म किया जाता है। बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग एम्प्लॉयड होंगे जिनके पास वो एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं तो वो म्यूचुअल इंटरेस्ट शेयर कर रही है ना, लाइक वो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को लेके काम करना चाहती है और वो लोग उस चीज का काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो मैनेजर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयज को हेल्प करनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को रीच करें।
म्यूचुअल इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है एक सपोर्टिव गोल जिसको अटेन किया जा सकता है सिर्फ इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के बेस पे। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन और लोगों लोगों को दोनों को काम करना पड़ेगा। तो इसकी एक बार टेबल देख लेते हैं। सिंबॉलिक रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के बीच में। सुपर ऑर्डिनेट गोल क्या होते हैं? ये वो गोल्स होते हैं जो कि लोगों को basically these are the goals that get people from opposing sides to come together and work toward a common end result. Okay, basically जितने भी विंग्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी भी ब्रांचेस हैं या फिर जो भी लोग हैं अपोजिंग साइड्स के, बेसिकली उनके आइडियाज अगर मैच नहीं भी कर रहे, सपोज एक ग्रुप है वो एक प्रोडक्ट को अलग तरीके से एडवर्टाइज करना चाहते हैं, दूसरा अलग तरीके से, तो बेसिकली वो साथ में आके एक पर्टिकुलर डिसीजन ले सके। और एक बेसिकली उनका गोल बस ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव करे। ये जो होता है ये बैरियर्स को ब्रेक डाउन करता है, लोगों को एनकरेज करता है कि वो लोगों को बेसिकली एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान समझे, ना कि ऐसे कि एक ग्रुप है तो वो दूसरे ग्रुप को अपना एनिमी समझ रहा है। बेसिकली वो बस ये समझे कि वो एक दूसरा ग्रुप है जिनकी दूसरी आइडियोलॉजी है और वो कोई दुश्मन नहीं है, वो भी इंसान ही है। और ये डिफरेंसेस ओवरकम करके ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे पहुंचाए। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल सिस्टम। इसका यूज क्या होता है? मैनेजमेंट जो होती है उसको एम्प्लॉयज की जरूरत होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रीच करे, और लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत होती है कि वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रीच करें। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे रहे, और लोगों का क्या चाहिए कि उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पूरे होते रहे। तो ये तभी हो सकता है जब दोनों म्यूचुअली काम करें। देन लास्ट इज एथिक्स। तो अब अट्रैक्ट करने के लिए या रिटेन करने के लिए वैल्यूएबल या एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज को एथिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल परफॉर्मेंस मेंटेन करे बाय मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। ये काम कौन करेगा? लाइक मैनेजर को भी एक एथिकल सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और एम्प्लॉयज को भी। कंपनीज कुछ कोड्स एस्टैब्लिश करती हैं एथिक्स के, या फिर हम बोल सकते हैं एथिकल वैल्यूज के कुछ स्टेटमेंट, या फिर एथिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। रिवॉर्ड किया जाता है एम्प्लॉयज को कि वो काफ़ी उन्होंने जितना भी टाइम काम किया एथिकली किया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है टेबल पे देखते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉयज को एथिकल फैशन में ट्रीट करना चाहिए। कंपनीज हैव एस्टैब्लिश्ड कोड्स ऑफ एथिक्स, पब्लिसाइज्ड स्टेटमेंट्स ऑफ एथिकल वैल्यूज, प्रोवाइड एथिक्स ट्रेनिंग, रिवॉर्ड एम्प्लॉयज फॉर नोटेबल एथिकल बिहेवियर, पब्लिसाइज पॉजिटिव रोल मॉडल्स एंड सेट अप इंटरनल प्रोसीजर्स टू हैंडल मिसकंडक्ट। और इसका यूज क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल और एक्शंस एथिकल होते हैं तो बहुत लाइकली होता है कि इंडिविजुअल भी, ऑर्गेनाइजेशन भी और सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी, सब कुछ मेट हो रहा है, सारी नीड्स कंप्लीट हो रही हैं। सो दिस कम्स अंडर एथिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो मैं एक्चुअली शॉर्ट्स भी बनाऊंगी, जैसे कि मैं कुछ निमोनिक्स बनाऊंगी। लाइक इस वीडियो में मैं जैसे नेचर ऑफ पीपल में 6 पॉइंट्स हैं, अब उनको कैसे याद रखना है उन 6 के 6 पॉइंट्स को, उसके लिए मैं निमोनिक्स वगैरह बना दूंगी एंड वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी। तो मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगी उसमें मैं वो शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी। सो आई होप दैट विल हेल्प यू गाइज, एंड आई होप सब कुछ क्लियर है इस वीडियो में। मैं काफ़ी डिटेल में हर एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। But if you still have doubt, you can ask me in the comment section. So, मैं एक्चुअली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी और इसका जो कंटेंट है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड होगा। सो यू नीड टू जॉइन गूगल क्लासरूम फॉर दैट, एंड फॉर दैट यू फर्स्ट नीड टू जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर विच एवर मंथ you are joining. If you want e-certificates, otherwise you can just refer it for your college purposes also, or school purposes, for whatever you need. You need to learn organizational psychology, you can refer the video for the same. But if you want e-certificate, you need to join WhatsApp group, then what Google Classroom. Mark your attendance daily,
and only then you will be provided with e-certificates. If you have any doubt in any of the topics I covered today, please do ask in the comment section. Please reach out to me. And yeah, that is it for today's video. I will see you all in the next video.